हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट कक्षा 6 to 8 पेपर 2 28 जुलाई 2013 के सामाजिक अध्ययन में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हम 2012 से लेकर के 2023 तक में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम के सामाजिक अध्ययन से जितने प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हम सेट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज हम 28 जुलाई 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे। सामाजिक अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डिटेल से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और बाकी भी फैक्ट जो भी कुछ होंगे इंपॉर्टेंट उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर मेरा 3 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 सेट अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध था। कपास के लिए था, सोना में बहुमूल्य पत्थर के लिए था, चांदियों में तांबा के लिए था या फिर कंबल के लिए था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहले तो ये जानिए कि अर्थशास्त्र में लिखा किसने था, कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार उत्तर पश्चिम में देखेंगे कि ये जो प्रसिद्ध था ये कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और अर्थशास्त्र में कंबल को भिंगिसी के नाम से जानते थे, यानी कि भिंगिसी कहा गया है अर्थशास्त्र में जो कंबल को भिंगिसी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम्फोरा एक था, क्या था? इडली का सिक्का था, लाल चौकदार बर्तन था या फिर लंबा एवं दोनों तरफ हथे लगा जार था या फिर छिद्र युक्त बर्तन था। तो ये एम्फोरा जो था ना, ये लंबा और दोनों तरफ हथे लगे जार थे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि एम्फोरा को ही हम लोग बोलते थे मर्तबान। क्या कहते थे? मर्तबान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को इतनी मांग थी कि इसे के नाम से बुलाते थे, काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या काला सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला सोना के नाम से इसे बुलाते थे लोग रोमन साम्राज्य में। ठीक है, काली मिर्च मतलब वो गोलकी जो होता है ना, गोलकी, वो गोलकी काली मिर्च कहा जाता है। तो उसे लोग काला सोना नाम से बुलाते थे क्योंकि बहुत ही क्या थे, मांग इससे बहुत ज़्यादा था वहाँ। ठीक है, रोमन साम्राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार खालिस्तान में हुआ था। किस काल में हुआ था? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इस वक्त यदि काल नहीं समझ में आता है, अगर प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो मेरा महेश वर्णवाल का जो मैं डिटेल से सोल्यूशन करवा रहा हूँ उसका जो फर्स्ट पार्ट था उस पार्ट को जाके देखिए, उसमें आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया है वहाँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कि रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था आपका मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, मतलब कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास में ये हुआ था। 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, अगर 14वीं शताब्दी कहा जा रहा है तो मतलब समझना है आपको कितना, 1300 से लेकर के 1399। ठीक है, ये कहलाएगा 14वीं शताब्दी। ठीक, उसी तरीके से आगे देख लीजिएगा, जो भी शताब्दी कहा जा रहा है तो उससे पहले लेकर के चलना है। जैसे 14 मैंने कहा 14वीं शताब्दी, तो ये 1300 से लेकर के 1301 से लेकर के 1399 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? तो ये पाया गया था इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशंसा में एक प्रशस्ति पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। किस लिए किया जाता था? जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीता था या फिर राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म में से क्षत्रिय ना हो, हिरण को शिकार करने से पहले, ये तो पॉइंट ही सही नहीं लग रहा, पुत्र के जन्म के लिए। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान जो किया जाता था वो किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय भले ही ना हो, है ना, इसीलिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, और ये अनुष्ठान जब संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसमें जो अयाजक होते थे, जन्मना होते थे या फिर क्षत्रिय ना होते भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेगा, ऐसा माना जाता था। ठीक है, इसीलिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था।
ठीक है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। चोल काल में व्यापारियों के संघ को खाली स्थान कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी या नगरम या सभा। तो देखेंगे यहाँ पर कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा श्रेणी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये श्रेणी क्या था? तो ये जो श्रेणी था होता था, ये व्यापारियों के संगठन को कहते थे। व्यापारियों के संगठन को कहते थे। ठीक है, व्यापारियों के संगठन को क्या कहते थे हम लोग? श्रेणी कहते थे। ठीक है, और यहाँ पे एक जो सभा है ना, ये सभा, तो ये ब्राह्मण अग्रहारों के संघ को कहते थे। ध्यान रखिएगा, सभा किसको कहते थे? ब्राह्मण अग्रहारों के संघ को कहते थे। इसको हम लोग सभा या महासभा दोनों कह सकते थे, सभा या महासभा। और ये क्या होती थी? ये होती थी क्या? ब्राह्मण अग्रहारों के संघ को कहते थे इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाथ साहित्य का संबंध है किससे? बंगाली से, असम से, असमी से, या फिर मैथिली से, या फिर उड़िया से? तो ये संबंधित है आपका बंगाली से। ठीक है, नाथ साहित्य का संबंध था बंगाली से। ये यहाँ पे पहला नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, खान अब्दुल गफर खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया। ठीक है, अहिंसक आंदोलन, इससे पता चलता है कि ये जो खान अब्दुल गफर खान थे वो क्या थे? गांधी जी के अहिंसक जो सिद्धांत होता था उनसे ये प्रेरित थे, है ना। और साथ साथ में खान अब्दुल गफर खान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो खान अब्दुल गफर खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था, जिसे के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये न जाने कितने एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट रखिए, इसको समझ के चलिए कि इंपॉर्टेंट है। और ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है वो लाल कुर्ती जो आंदोलन था उससे प्रेरित था। लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था, प्रस्तावना के बाद मनाया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, 10 का 2। ठीक है, ध्यान रखना आपको, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाता है? प्रथम यानी कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसमें कभी कभी एक सवाल और भी पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो देखेंगे ये 1929 में की गई थी। एग्जैक्ट डेट था हमारा 31 दिसंबर 1929। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। और साथ में इसमें जो उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। बिग बियर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, या फिर गैलेक्सी का? बताना आपको कि बिग बियर जो है वो किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है आपका नक्षत्र मंडल का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। बिग बियर मतलब क्या? बिग बियर इसी को हम लोग उर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं। बिग बियर को उर्सा मेजर भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर बिग बियर की जगह पर उर्सा मेजर दिया है तो यही है। उर्सा मेजर या फिर बिग बियर दोनों नक्षत्र मंडल का ही है, कहा जाता है। ठीक है, और ये बिग बियर है क्या? बियर होता है भालू। तो आप जो नक्षत्र मंडल है यानी कि तारों के जो समूह होता है ना, तो कुछ ऐसा समूह होता है कि वो देखने में जैसे भालू जैसा लगता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बियर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे तारामंडल हैं, जो समूह है, जो देखने में लगता है कुछ अलग आकृति कुछ बनाती हैं। ठीक है, तो एक टॉलमी नाम के व्यक्ति थे, कुल 48 नक्षत्रों का वर्णन किए हैं वो। ठीक है,
और ये आधुनिक आज के बारे में बात करें तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कुल कितने तारामंडल हैं, कितने नक्षत्र मंडल हैं, तो वो है 88। ठीक है, कितने हैं? 88 हैं। तो ध्यान रखिएगा कुल मिला के कितने नक्षत्र मंडल हैं, तो 88 हैं, 88 हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि पहला ऑप्शन है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। दूसरा है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या की पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। या फिर चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। या फिर चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में एक प्रकाश वर्ष लगता है। तो यहाँ देखेंगे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा कितना समय करता है, तो ये करता है 27 दिन 7 घंटा। ठीक है, 27 दिन 7 घंटा और 45 मिनट। ध्यान रखिएगा 27 दिन 7 घंटा 45 मिनट। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर या एक परिक्रमा करने में 27 दिन 7 घंटा और 45 मिनट लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला नंबर, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का जो घूर्णन है वो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुछ इस तरीके से है ना, पश्चिम से पूरब। इधर हमारा इधर हमारा वेस्ट है, इधर हमारा ईस्ट है, तो ये पृथ्वी का जो घूर्णन होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये दिशा इसकी ऐसे होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। आगे है 14 नंबर, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे आगे पीछे हो गया है। ठीक है, इसी को या फिर 3 मान लीजिए और इसको हम लोग 4 कर देते हैं। चलिए बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले बढ़ता है फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। जैसे से हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार जो होता है वो समान रहता है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक जो दूरी होती है उस स्थान को देशांतर रेखा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक जो दूरी होती है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और प्रत्येक देशांतर रेखा के जो मध्य के जो दूरी अंतर होता है, डिस्टेंस होता है, वो कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत पढ़ दिया ना, यहाँ पे ऑप्शन होगा समान रहता है ना, ये होगा 3 नंबर, तब 14 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन तो आगे पीछे भी हो गया था इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम पूरे गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का जो आकार होता है वो क्या होता है, समान रहता है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जैसे हम जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि इधर ये हमारा क्या हो गया, इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध, इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो अगर हम इधर से यदि हम इधर से इधर बढ़ें, इसकी ओर बढ़ें, है ना, पूर्वी गोलार्ध से अगर इधर हम जा रहे हो तो क्या होगा, ये देशांतर रेखाओं का आकार थोड़ी ना बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि देशांतर रेखाओं तो समान होगा। ठीक है, अगर हम इधर से बढ़ रहे हैं आगे तो देशांतर रेखाओं का जो होगा वो क्या होगा, वो तो समान रहेगा। देशांतर रेखाओं का जो आकार होगा ये आकार क्या होगा, समान होगा। जैसे फिर से समझाते हैं, जैसे ये रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं, है ना,
तो ये रेखाएं क्या होती है, ये अगर जैसे में आगे बढ़ेंगे तो भी दोनों का जो होगा समांतर रेखाएं होगा वो क्या होगा, बराबर ही होगा, बड़ा छोटा तो होगा नहीं। जैसे एक सेव ले लीजिए या संतरा ले लीजिए और उस पर उसमें एक समांतर रेखाएं जो है उसको खींचिए उसमें, देखिए तो रेखाएं होंगी सभी क्या होंगी, बराबर ही होगी, है ना, कोई बड़ा छोटा तो होगा नहीं। तो पूरब से अगर हम पूरब से अगर पश्चिम में जाए तो भी, और पश्चिम से पूरब जाएंगे तो भी देशांतर रेखाओं का जो मान होगा, जो आकार होगा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और ये दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, पृथ्वी दिवस कहलाता है, क्या कहलाता है, जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, या फिर ग्रीनविच का मानक समय है, या पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय है, या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो होगा ये, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ध्यान में रखना है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिक्रमण कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर दिन रात क्या होते हैं, होते रहते हैं, घूर्णन की वजह से उस पृथ्वी को दैनिक गति या पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैनिक गति को पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। और एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना लगता है, 24 घंटा का समय लगता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी दिवस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, विषुव के दिन सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर आर्कटिक वृत्त पर। तो ये पड़ता है आपका विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है आपको, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। इसी कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को देखेंगे कि दोनों गोलार्ध में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं, क्योंकि, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय और पतन है क्योंकि, क्या कारण है बताना है आपको। पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, या फिर अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, या फिर अटलांटिक महासागर की तट रेखा होगा, यहाँ पे तट रेखा अधिक तंदुरित है, या फिर अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है, इसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अनेक पोताश्रय और पतन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर में है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, या फिर आल्प्स है। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो सब दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा है, एंडीज है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट पर उत्तर से दक्षिण तक एंडीज पर्वतमाला फैली है, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है, और यह जो है वो नवीनतम मूंछदार पर्वत श्रृंखला है, नवीनतम मतलब कि नई है। ठीक है, नवीनतम मूंछदार पर्वत है। ठीक है, और इसकी लेंथ अगर बात करें तो ये लेंथ है इसकी 7000 किलोमीटर, कितना, 7000 किलोमीटर ये लंबा है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम भी मैंने कई बार बताया है, वैसे इसका नाम है एकांक गुआ, मैंने कई वीडियो में बताया है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, एकांक का गुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या राजस्थान में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए जहाँ पे अधिक वर्षा होता है ना, भारत में जिस जगह पर अधिक वर्षा होता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए सही आंसर, तो राजस्थान तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बात करें हम
तो जैसे कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, उड़ीसा के पूर्वी जो भाग होगा, उड़ीसा का जो पूर्वी भाग होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। और राजस्थान में तो आपको कंटीले वन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आई पवनें कब बहती हैं, घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, या फिर पठार से मैदान की ओर। तो लौटते मानसून के समय, ऐसे लौटते मानसून के समय सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लौटते मानसून के समय आई पवनें जो बहती हैं वो घाटी से मैदान की ओर होंगी, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, या फिर पठार से मैदान की ओर, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस से पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के विविध प्रकार की बहुसंख्य वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इसी कारण हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है, माध्यम से अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन क्या करता है, उत्सर्जन करता है, निकलता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, या फिर अमेजन नदी बेसिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पूछा जा रहा है विश्व का, तो ये हो जाएगा 4th नंबर, यानी कि अमेजन नदी बेसिन, ठीक है। अगर यही रहता भारत का तो हो जाता गंगा नदी बेसिन, ठीक है। ये जो आपका अमेजन नदी बेसिन है वो आपका देखेंगे तो गयाना पठारी प्रदेश से लेकर के, गयाना पठारी प्रदेश से लेकर के आपका ब्राज़ील की पठारी तक फैला हुआ है। ब्राज़ील के पठारी भाग, ठीक है। अमेजन नदी बेसिन गयाना पठारी प्रदेश से लेकर के ब्राज़ील के पठारी भाग तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मलोका क्या है, एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है, या फिर मलक्का का निवासी है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मलक्का जो है वो कोलंबिया जनजाति का एक प्रकार का घर है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक प्रकार का घर। मलक्का क्या है, एक घर है, ठीक है। कहाँ पे, कोलंबिया, है ना, कोलंबिया में एक जनजाति होता है, उसका एक प्रकार का ये घर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रक्षक मेखला की एक विधि है। रक्षक मेखला क्या है, जल संरक्षण की विधि है, या फिर मृदा निर्माण की विधि, या फिर वृक्षारोपण की विधि, या फिर मृदा संरक्षण का। तो ये देखेंगे कि रक्षक मेखला जो है वो मृदा संरक्षण की विधि है, निर्माण करें मृदा संरक्षण की विधि है। क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ये खेत है, हम लोग क्या करेंगे, इससे समुद्री यहाँ पर पेड़ लगा करके इस जगह पर पेड़ लगा देंगे किनारे किनारे, ताकि क्या करें कि हवा को ये रोका जा सके और इसकी मिट्टी को अपरदन होने से बचा जा सके। तो ये रक्षक मेखला क्या है, एक मृदा संरक्षण की विधि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है, पूरा पाषाणिक काल का, या नवपाषाणिक का, या फिर महापाषाणिक का, या फिर मध्य पाषाणिक का। तो ये हो जाएगा आपका पूरा पाषाणिक काल का, ये देखने को मिलता है भीमबेटका पूरा स्थल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। आपको बताना है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खास करके प्रमुख थे, ये आपको बताना है। तो ये जो 3 ऋग्वेदिक काल में जो देखेंगे 3 जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे आपका अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। अग्नि, इंद्र तथा सोम, ये 3 प्रमुख देवता थे
किसमें, ऋग वैदिक काल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं। भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या फिर भारत अरब। यहाँ पे देखेंगे भारत और यूरोप हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, संस्कृत को भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। इनाम गांव, बुरजहोम, मेहरगढ़ या भीमबेटका। तो इमाम गांव जो है ना, इमाम गांव में देखेंगे कि मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। ये इनाम गांव कहाँ है, ये है आपका पूना में। कहाँ पे है, पूना में। ये पूना कहाँ है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, अच्छा ये किस किस कालीन का बात हो रहा है यहाँ पे, तो ये देखेंगे ये ताम्र पाषाण कालीन। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन समय की बात है। ये उस समय का साक्ष्य मिला है कि वहाँ के लोग उत्तर की ओर सिर करके दफनाते थे। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, इनाम गाँव है इसका सही आंसर। इनाम गाँव कहाँ है, तो ये पूना में। पूना कहाँ है, किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये इनाम गाँव क्या है, तो ये हड़प्पा संस्कृति का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, चलिए 30 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। पिपासा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा। तो बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को क्या बताया गया है, तृष्णा बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे 28 जुलाई 2013 के एग्ज़ाम में। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।